नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आर के क्लासेज में। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के सिलेबस के अनुसार जो निर्धारित पाठ्यक्रम है स्कूल मैनेजमेंट की प्रथम इकाई, जिसका नाम है शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन। इस वीडियो में हम फर्स्ट इकाई के दोनों जो पॉइंट हैं, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन, दोनों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे हमारे इस इकाई से बनने वाले सारे प्रश्न कवर हो सकें। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आने वाली जो वीडियो हैं वो आपको समय पर प्राप्त हो सकें और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलते हैं शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन की ओर। सबसे पहले हम इकाई के नाम के अनुसार देखते हैं प्रबंधन। तो प्रबंधन किसे कहते हैं? तो किसी निश्चित क्षेत्र में की जाने वाली व्यवस्था ही प्रबंधन कहलाती है। तो मित्रों, यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि किसी निश्चित क्षेत्र में जो व्यवस्थाएं की जाती हैं उस व्यवस्था को ही प्रबंधन कहते हैं। यहाँ एक शब्द है निश्चित क्षेत्र, इससे तात्पर्य है जैसे हम सामाजिक क्षेत्र में कोई व्यवस्था कर रहे हैं तो वो सामाजिक प्रबंधन होगा। वित्तीय क्षेत्र में यदि कोई प्रबंधन कर रहे हैं तो वित्तीय प्रबंधन होगा। तो चाहे वो कैसा भी क्षेत्र हो, उससे में जो व्यवस्थाएं की जाती है वही प्रबंधन कहलाती है। इसके बाद कुछ निश्चित प्रबंधकों द्वारा प्रबंधन की कुछ परिभाषाएं हैं। कई बार पिछले प्रश्न पत्रों में परिभाषाओं से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम इन परिभाषाओं को भी याद रखना है। सबसे पहली जो परिभाषा दी है वो है फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर। इनकी परिभाषा है कि क्या करना है और करने का सबसे आसान और सर्वोत्तम तरीका क्या है, इसे ही हम प्रबंधन कहते हैं। यानी व्यक्ति क्या करना चाहता है और उसको संपादित करने के लिए, उचित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे आसान और सर्वोत्तम तरीका क्या है, इसे जानना ही फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने प्रबंधन कहा है। अगली परिभाषा है एनसाइक्लोपीडिया, जिसको हम विश्वकोश या ऑनलाइन जितनी भी परिभाषाएं हैं, जितने भी शब्दों की जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके अनुसार प्रबंधन का संबंध उन क्रियाओं के स्वरूप से है जिनसे अपेक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। तो मित्रों, अपेक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए जो क्रियाएं निर्धारित की जाती हैं उनका जो स्वरूप है, उस स्वरूप को ही एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार प्रबंधन कहा गया है। तीसरा हमारा जो परिभाषा दी है वो है पीटर डेकर। प्रबंधन गतिशील जीवनदायक तत्व है जिसके नेतृत्व के अभाव में उत्पादन के साधन केवल साधन बनकर रह जाते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर गाय साधन केवल साधन बनकर रह जाते हैं। तो यदि प्रबंधन में गतिशीलता ना हो तो जो निर्धारित जो साधन है, जो प्रबंधन के लिए हमने निर्धारित किए हैं, वो साधन केवल साधन बनकर ही रह जाते हैं। किसके अभाव में? नेतृत्व के अभाव में। तो यहाँ पर प्रबंधन में जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है नेतृत्व। यदि आप प्रबंधन का नेतृत्व अच्छी तरह से नहीं करते हैं तो आपके निर्धारित साधन केवल साधन बनकर रह जाते हैं। अंतिम जो परिभाषा है वो है हेनरी फ्योल, और ये सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है क्योंकि हेनरी फ्योल से संबंधित प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। इनके अनुसार परिभाषा है कि प्रबंधन का अर्थ है पूर्वानुमान लगा करके योजना बनाना। यानी किसी भी कार्य के बारे में हम पूर्व में योजना कब बनाएंगे? जब उसका पूर्व अनुमान होगा। तो पूर्व अनुमान लगाकर जो योजनाएं बनाई जाती है उसी को हेनरी फ्योल ने प्रबंधन कहा है। और इनके परिभाषा में कुछ शब्द हैं: संगठन करना, निर्देशन करना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना। ये सारे के सारे जो शब्द हैं, तत्व हैं, वो भी प्रबंधन से संबंधित ही इन्होंने बताया है। तो
इस स्लाइड में हमने देखा कि प्रबंधन की परिभाषा क्या होती है, क्योंकि प्रबंधन एक विस्तृत क्षेत्र है और इसी प्रबंधन का एक अंग है शैक्षिक प्रबंधन। तो हम आगे बढ़ते हैं अब शैक्षिक प्रबंधन की ओर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन। तो शैक्षिक प्रबंधन है, शैक्षिक प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में प्रस्तुत एक नवीन अवधारणा है, न्यू कॉन्सेप्ट है। यानी प्राचीन शिक्षा में शैक्षिक प्रबंधन इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना इसको वर्तमान युग में महत्व दिया गया है। तो एक नवीन अवधारणा है। शिक्षा से संबंधित व्यवस्था शैक्षिक प्रबंधन कहलाती है। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि निश्चित क्षेत्र में जो व्यवस्था की जाती है वो प्रबंधन कहलाती है। तो उसी परिभाषा से शैक्षिक प्रबंधन की परिभाषा बन जाती है कि शिक्षा से संबंधित जो व्यवस्था है वो शैक्षिक प्रबंधन कहलाती है। शैक्षिक प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है। महत्वपूर्ण है कि शैक्षिक प्रबंधन एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। कला इसलिए है क्योंकि जिस तरह से किसी भी कला को सीखने के लिए एक विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, उसी तरह से शैक्षिक प्रबंधन को भी सीखने के लिए एक निश्चित ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। और विज्ञान इसलिए है क्योंकि शैक्षिक प्रबंधन में निश्चित सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है। तो ये थी शैक्षिक प्रबंधन। अब जैसे प्रबंधन की कुछ परिभाषाएं थी कुछ निश्चित व्यक्तियों के द्वारा, उसी तरह से यहाँ पर शैक्षिक प्रबंधन की भी कुछ परिभाषाएं हैं, जिनमें पहली परिभाषा है जे.डी. मुने। तो जे.डी. मुने ने कहा है कि सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनी प्रत्येक मानवीय संस्था को ही शैक्षिक प्रबंधन कहा जाता है। तो सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो प्रत्येक मानवीय संस्था है उसको शैक्षिक प्रबंधन कहा जाता है। तो मित्रों, हर व्यक्ति का, हर छात्र का, हर विद्यार्थी का एक तरीका होता है याद करने का। तो इस परिभाषा को हम याद रख सकते हैं मुने शब्द से। मुने यानी मानवीय, दोनों समानार्थक लगते हैं। तो हम इस परिभाषा को इस शब्द से याद रख सकते हैं कि प्रत्येक मानवीय संस्था, तो मानवीय शब्द को हम मुने शब्द से जोड़कर याद रख सकते हैं कि ये परिभाषा जे.डी. मुने ने दी है। अगली परिभाषा है जी.ई. मिलवर्ड। वह प्रक्रिया व एजेंसी जिसके माध्यम से नीतियों के क्रियान्वयन एवं आयोजन तथा पर्यवेक्षण किया जाता है। तो प्रबंधन को इन्होंने एक प्रक्रिया और एजेंसी कहा है, जिस एजेंसी या प्रक्रिया के माध्यम से हम जो नीतियाँ बनाते हैं उनका क्रियान्वयन किया जाता है और क्रियान्वयन का आयोजन किया जाता है और उनका पर्यवेक्षण यानी निरीक्षण भी किया जाता है। अगली परिभाषा है जे.बी. सीयर्स। शैक्षिक प्रबंधन एक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर हम इस परिभाषा को प्रक्रिया शब्द से याद रखेंगे कि सीयर्स ने अपनी परिभाषा में प्रक्रिया शब्द का प्रयोग किया है। जे.बी. सीयर्स, शैक्षिक प्रबंधन एक प्रक्रिया है। अंतिम शैक्षिक प्रबंधन की जो परिभाषा है वो पिफनर के द्वारा है कि व्यक्तियों का व्यक्तियों के बीच, वर्गों का वर्गों के बीच संबंधों को आयोजित करना ही शैक्षिक प्रबंधन है। तो इस तरह से दूसरे स्लाइड में हमने शैक्षिक प्रबंधन की परिभाषाएं और शैक्षिक प्रबंधन की जो अवधारणा है उसको देखा। आगे हम बढ़ते हैं। तो इसमें है शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं। कोई भी कार्य हो, कोई भी प्रक्रिया हो, उसकी कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि शैक्षिक प्रबंधन की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। जैसे हमने परिभाषाओं में पढ़ा कि एक प्रक्रिया है, तो शैक्षिक प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर संपादित की जाती है। तो ध्यान रखना है कि शैक्षिक प्रबंधन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। दूसरे इसकी विशेषता है निरंतर और सतत चलने वाली प्रक्रिया, यानी एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार चलती है, इसमें कोई बीच में विराम या ठहराव नहीं है, ये हमेशा लगातार शिक्षा के साथ चलने वाली एक प्रक्रिया है। तीसरे इसकी विशेषता है मानवीय एवं सामाजिक प्रक्रिया, यानी शैक्षिक प्रबंधन
मानवीय और सामाजिक प्रक्रिया है। जितना मानवीय संगठन यानी शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, छात्रों का योगदान रहता है, उतना ही योगदान शैक्षिक प्रबंधन में समाज का भी रहता है। और विद्यालय एक सामाजिक संस्था है, जो समाज से जुड़ी हुई एक संस्था है, इसीलिए इसको मानवीय और सामाजिक प्रक्रिया भी माना गया है। इसकी अंतिम विशेषता है कि समन्वित प्रक्रिया। समन्वित का मतलब होता है समन्वय, तो इसमें दो चीज़ों का आपस में समन्वय रहता है शैक्षिक प्रबंधन में, और वो दो चीज़ें हैं मानवीय और भौतिक संसाधनों का समन्वय। जब तक मानवीय और भौतिक संसाधनों में आपस में समन्वय नहीं होगा, तब तक शैक्षिक प्रबंधन की जो अवधारणा है वो अधूरी होती है, अपने आप में पूरी नहीं होती है। तो इसमें दो चीज़ों का समन्वय है, वो आपको याद रखना है, मानवीय और भौतिक। तो इसमें प्रश्न बनते हैं कि निम्न में से प्रबंधन की विशेषता कौन सी है, जिसमें 3 ऑप्शन इनसे बाहर होंगे, एक ऑप्शन इनमें होगा। या फिर प्रश्न पूछ लेगा कि इनमें से शैक्षिक प्रबंधन की विशेषता कौन सी नहीं है। तो 3 ऑप्शन में इनमें से विशेषता दे देता है, एक ऑप्शन होता है जो इसकी विशेषता नहीं होती है। तो इनको अच्छी तरह आपको याद रखना है कि कौन कौन सी शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं हैं। अगले पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि शैक्षिक प्रबंधन के आवश्यक तत्व। तो कौन कौन से इसमें तत्व होते हैं प्रबंधन में, क्योंकि प्रबंधन एक तत्वों से मिलकर बनी प्रक्रिया है। तो इसमें पहला तत्व है भौतिक। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है आवश्यक तत्व, और इनमें से एक प्रश्न अवश्य बनता है। लास्ट ईयर के यदि पेपर देखें तो इन तत्वों में से भौतिक, मानवीय और वित्तीय में से एक प्रश्न आपको अवश्य मिलता है। तो भौतिक तत्वों के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं, तो विद्यालय का भवन, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, फर्नीचर, खेल मैदान आदि, ये सभी भौतिक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। जैसे ऊपर हमने प्रश्न देखा, तो इसमें से प्रश्न बनता है कि निम्न में से भौतिक संसाधन कौन सा है, या निम्न में से भौतिक संसाधन कौन सा नहीं है। अगला जो तत्व है वो है मानवीय, जिसमें शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, छात्र, एसएमसी और एसडीएमसी सम्मिलित हैं। एसएमसी और एसडीएमसी क्या हैं, ये हमने आगे विस्तार से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में एसएमसी और एसडीएमसी दोनों ही निर्धारित की गई हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य का पद होता है, और माध्यमिक और उच्च प्राथमिक आदि विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का पद स्वीकृत होता है। तो इस तरह से शिक्षक, छात्र, एसएमसी, एसडीएमसी ये सारे के सारे मानवीय तत्वों के अंतर्गत आते हैं। तीसरा शैक्षिक प्रबंधन का आवश्यक तत्व है वित्तीय तत्व, जिसमें विभिन्न विद्यालयी कोष जैसे छात्र कोष, विकास कोष और योजनाओं का पैसा सरकार द्वारा समय समय पर शैक्षिक उन्नति के लिए निर्धारित योजनाओं के माध्यम से जो विद्यालयों को जो पैसा भेजा जाता है वो वित्तीय तत्वों के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से यहाँ हमने देखा कि शैक्षिक प्रबंधन के आवश्यक तत्व और शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं। आगे हम चर्चा करते हैं शैक्षिक प्रबंधन का क्षेत्र, कि शैक्षिक प्रबंधन किन किन क्षेत्रों में कार्यरत है, या शैक्षिक प्रबंधन का विस्तार कहाँ तक है। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रबंधन के महान विचारक लूथर गुलिक, बहुत महत्वपूर्ण नाम है लूथर गुलिक, जिन्होंने शैक्षिक प्रबंधन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ने स्वरचित इनकी एक पुस्तक है। ये पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है, पेपर्स ऑन द साइंस अबोव एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका संपादन इन्होंने 1937 ईस्वी में किया था। इस पुस्तक में इन्होंने 7 कार्यों का निर्धारण किया है, जिसको हम एक सूत्र के रूप में देखें तो इस सूत्र को कहते हैं पोस्टकॉर्ब, POSDCORB। ये सूत्र इन्होंने अपनी पुस्तक जो ऊपर चर्चा की है इसमें दिया है, और ये जो कार्य हैं इन कार्यों को ही प्रबंधन के क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। यहाँ पर शब्द 8 हैं,
कि POSDCORB और कार्य 7 बताए गए हैं। तो मित्रों यहाँ पर CO शब्द एक साथ अपन काउंट करेंगे, क्योंकि नीचे हम इन सारे शब्दों को व्याख्यात्मक रूप में पढ़ रहे हैं। जैसे पहला शब्द है P, तो यहाँ पर P से तात्पर्य है प्लानिंग, यानी योजना बनाना। तो कार्यों की रूपरेखा तैयार करना, यानी विद्यालय प्रबंधन या शैक्षिक प्रबंधन के लिए हमने जो रूपरेखा तैयार करते हैं, रूपरेखा जो सत्र के प्रारंभ में कोई रूपरेखा बनाते हैं, उस रूपरेखा को प्लानिंग के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा कार्य है ओ से तात्पर्य है ऑर्गेनाइजिंग, यानी संगठन बनाना कार्यों के उचित विभाजन हेतु। रूपरेखा तैयार करने के बाद जो कार्य निर्धारित है, उस कार्य के उचित विभाजन हेतु हम उपलब्ध जो तत्व हैं भौतिक या मानवीय, उनका जो संगठन बनाते हैं वो इसके अंतर्गत आता है। तीसरा बिंदु है स्टाफिंग, यानी कर्मचारी व्यवस्था, कार्यों के अनुरूप नियुक्ति, यानी उपलब्ध जो कर्मचारी हैं उनकी योग्यता और उनकी क्षमता के अनुसार जो कार्यों का जो बंटवारा है, उसको हम कर्मचारी व्यवस्था यानी स्टाफिंग कहते हैं। चौथा कार्य है डी, यानी डायरेक्टिंग, निर्देशन करना। कार्यों के अनुरूप नियुक्ति के बाद कर्मचारियों को निर्णायकों द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ निर्णायकों का मतलब शीर्ष से है, जो शीर्ष व्यक्ति हैं वो अपने अधीन जो कर्मचारी हैं जिनको कार्य वितरित किया गया है, उनको समय समय पर जो निर्देश किया जाता है उसी को हम डी फॉर डायरेक्टिंग के अंतर्गत रखते हैं। अगला जो कार्य है पांचवा CO, इसका मतलब है कोऑर्डिनेटिंग, यानी समन्वय। समन्वय के बारे में हम पीछे भी चर्चा कर चुके हैं, परस्पर संबंध या आपसी तालमेल। क्योंकि कोई भी कार्य हो वो परस्पर संबंध या तालमेल के बिना संपादित नहीं हो सकता। यदि आपस में विचार नहीं मिल रहे हैं, आपस में यदि विचार मेल नहीं खाते हैं, तो हम जो योजना बना रहे हैं, जो प्रबंधन है, वो उस तरह से संपादित नहीं होगा जिस तरह से हम चाह रहे हैं। छठा कार्य है R फॉर रिपोर्टिंग, यानी सूचना देना। ये सब कार्य होने के बाद योजना, कार्यों का उचित विभाजन, नियुक्ति और फिर कार्य, उसके बाद में आता है सूचना देना, यानी संपादित कार्यों की जानकारी देना। कर्मचारियों के द्वारा जो जो कार्य संपादित किए गए हैं उन सभी कार्यों की जो जानकारी दी जाती है लिखित या मौखिक रूप से, उसको इसके अंतर्गत रखते हैं। अगला कार्य है B फॉर बजटिंग, यानी बजट बनाना, वित्त व्यवस्था का संक्षिप्त अध्ययन। तो मित्रों कोई भी कार्य बिना वित्त के संपादित नहीं हो सकता। कहा भी जाता है अर्थ बिना सब व्यर्थ। तो मैनेजमेंट का जो सबसे एक महत्वपूर्ण जो तत्व है, हमने देखा था कि वित्त, तो वित्त के बिना भी ये कार्य अधूरा है। तो इस तरह से हमने देखा कि शैक्षिक प्रबंधन का जो क्षेत्र है वो इन 7 कार्यों के अंतर्गत समाहित हो जाता है। और ये सूत्र देने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है लूथर गुलिक। तो ये पूछा भी है कई बार परीक्षाओं में कि पोस्ट कोर्ब का जो सूत्र है वो किसने दिया। पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है? लूथर गुलिक। कई बार इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो आपको एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, C फॉर कोऑर्डिनेटिंग, R फॉर रिपोर्टिंग और B फॉर बजटिंग। आगे हम देखते हैं शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांत। तो शैक्षिक प्रबंधन के कौन कौन से सिद्धांत हैं, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों हैं, तो विज्ञान होने के नाते इसके कुछ सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है नियोजन का सिद्धांत। इसमें है कि पूर्व नियोजित योजना के अनुसार कार्य करना, यानी जो हमने योजना स्टार्ट में बनाई है उसी के अनुसार यदि कार्य करेंगे तो हमारा जो प्रबंधन है वो अच्छी तरह से सफल होता है। दूसरा है श्रम विभाजन का सिद्धांत, यानी प्रबंधक के द्वारा, शीर्ष के द्वारा अधीनस्थों को योग्यता के अनुसार कार्यों का जो विभाजन है उसे ही हम श्रम विभाजन का सिद्धांत कहते हैं। तीसरा सिद्धांत है समन्वय का सिद्धांत, यानी आपसी तालमेल का सिद्धांत। चौथा है उत्तरदायित्व का सिद्धांत।
अधीनस्थों को कार्य वितरण के साथ जवाबदेही भी सौंपना, यानी जिनको कार्य सौंपा गया है उनको ये भी बता दिया जाए कि इस कार्य के प्रति जिम्मेदार और उत्तरदायित्व तो आप स्वयं होंगे, तो प्रबंधन के सफल होने के जो चांसेज हैं वो बढ़ जाते हैं। अगला है सहभागिता का सिद्धांत। सहभागी यानी प्रत्येक स्तर पर अधीनस्थों का सहयोग और उन्हें सुझाव देना। अगला है नेतृत्व का सिद्धांत। जितना अच्छा नेतृत्व होगा, लीडरशिप होगी, प्रबंधन उतना ही सफल होता है और उतना ही अच्छा प्रबंधन देखने को मिलता है। अगला है समानता का सिद्धांत। किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, कि प्रबंधक को सभी कार्मिकों के साथ समान व्यवहार रखना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो प्रबंधन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए सभी कार्मिकों के साथ समानता का व्यवहार किया जाए। तो ये थे शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांत। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपनी नोटबुक में नोट्स भी बना सकते हैं। वैसे मैंने पूरा प्रयास किया है कि हर इकाई में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको यहाँ शामिल किया गया है। तो ये हम शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं, जितना इनका क्षेत्र था, सिद्धांत, विशेषताएं, तत्व, क्षेत्र, परिभाषाएं, वो सब हमने देखी। प्रथम इकाई का दूसरा शब्द है शैक्षिक प्रशासन। तो लास्ट है, उसमें अपन 3-4 बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। तो लास्ट में हम वो पढ़ेंगे शैक्षिक प्रशासन। यहाँ हम देखते हैं कि शैक्षिक प्रशासन जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है और इसका जो मूल शब्द है, ओरिजिन शब्द, वो है मिनिस्टर, जिसका अर्थ है सेवा या कार्य करना। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कई बार पूछ लेता है कि शैक्षिक प्रशासन शब्द मूल रूप से किस भाषा का है, तो याद रखना लैटिन भाषा का, और इसका मूल शब्द है मिनिस्टर और इसका अर्थ है सेवा या कार्य करना। शैक्षिक प्रशासन के गुण। तो शैक्षिक प्रशासन के 2 गुण हैं, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब है कि निर्णय और अधिकार शीर्ष पर निर्भर, यानी एक ही व्यक्ति पर अधिकार और निर्णय निर्भर रहते हैं, यानी सारे जो मैनेजमेंट संबंधित जो निर्णय हैं और जो अधिकार हैं वो शीर्ष पर निर्भर होते हैं, तो वो केंद्रीकरण का गुण कहलाता है। दूसरा है विकेंद्रीकरण, कार्यों का बंटवारा। जब समान रूप से नियुक्त कार्मिकों में कार्य का जब वितरण कर दिया जाए तो वो विकेंद्रीकरण कहलाता है। हेनरी फियोल ने संगठन के 2 प्रकार बताए हैं। जैसे हमने पीछे देखा लूथर गुलिक, उसी तरह से मैनेजमेंट में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है हेनरी फियोल। इन्होंने संगठन के 2 प्रकार बताए हैं। पहला है पदार्थ संगठन और दूसरा है मानव संगठन। जैसे शैक्षिक मैनेजमेंट की बात करें, एजुकेशनल मैनेजमेंट की बात करें, तो पीछे हमने देखा विद्यालय, खेल मैदान, फर्नीचर, वो सभी पदार्थ संगठन के अंतर्गत, और शिक्षक, छात्र, प्रधानाचार्य, एसएमसी, एसडीएमसी, ये सब मानव संगठन के अंतर्गत आते हैं। लास्ट बिंदु आज के वीडियो का वो है कि गैंग प्लांक का सिद्धांत भी हेनरी फियोल ने ही दिया है। ये पिछले प्रश्न पत्रों से उठाई हुआ पॉइंट है कि गैंग प्लांक का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको याद रखना है हेनरी फियोल ने। और इस सिद्धांत का दूसरा नाम है पद सोपान के विरुद्ध। तो कन्फ्यूज कई बार प्रश्न घुमा के भी दे देते हैं, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। परीक्षा में पूछ सकता है पद सोपान के विरुद्ध सिद्धांत किसने दिया, तो भी हमारा जो जवाब होगा वो होगा हेनरी फियोल। और गैंग प्लांक का सिद्धांत भी हेनरी फियोल, ये दोनों एक ही हैं, गैंग प्लांक और पद सोपान। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये फर्स्ट यूनिट पे चर्चा की। मित्रों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे आगे के वीडियो में और अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जा सके। कोई कमी हो तो भी अवश्य बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।